चलो बेटा, अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें अपन ने बात करे थे बेटा, अपन जैसे मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में अपन कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करे थे, सांद्रता पदों की बात करे थे, कंसंट्रेशन टर्म्स का मीनिंग क्या होता है, कैसे होता है, अपन ने 1 बाय 1 अपन ने डिस्कस किया था बच्चों। ओके, अब कंसंट्रेशन टर्म्स हमें पता है कई टाइप के होते हैं, जैसे अपन ने कहा था परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ, पीपीएम कंसंट्रेशन, या फिर मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी और फॉर्मेलिटी। हमने कहा था टोटल 9 टाइप्स के होते हैं। ओके, उसमें स्टार्टिंग में 4 हमने डिस्कस किए थे, कौन कौन से, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ और पीपीएम कंसंट्रेशन, ये 4 हमने डिस्कस किए थे बेटा। ओके, चलो आज बात करते हैं बेटा नंबर 5 की। नंबर 5 यानी मोल फ्रैक्शन। क्या कहा, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इसका सिंबल होता है बेटा x। क्या कहा, मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या होता है, x। हिंदी में इसे कई सारे नामों से बोला जाता है, जैसे मोल भिन्न, मोल प्रभाज, मोल अंश, कई सारे नाम दिए जाते हैं। ओके, देखो बच्चों क्या होता है मोल फ्रैक्शन। मोल मतलब मोल, यानी मोल की टर्म में वैल्यू आएगी। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, डेसिमल में वैल्यू होना। अरे सीधी सी बात है बेटा, फ्रैक्शन का मतलब भी क्या होता है, डेसिमल में वैल्यू होना। डेसिमल में वैल्यू होने का मतलब क्या है, 1 से कम होना। यस और नो। अरे कोई दशमलव में वैल्यू है तो हमें पता नॉर्मली क्या, यानी बच्चा कहेगा सर डेसिमल में तो 1 से ज्यादा भी हो सकती है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन यहाँ पर क्या लेस देन 1 वाली वैल्यू जाएगी, यानी 0.1, 0.2, 0.3, 0.015 जो भी हो बेटा, लेकिन 1 से कम होगी, 1 से लेस होगी और डेसिमल में आएगी। क्लियर, ठीक है। तो देखो मोल फ्रैक्शन क्या होती है, यानी कोई मिक्सर होता है, कोई मिक्सर होता है तो उसमें हमने कहा था कई सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, किसी मिश्रण में कई सारे घटक होते हैं, नहीं होते, होते हैं। इसमें जो भी कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट या घटक का मतलब है जिनसे मिश्रण बना है, मिक्सर बना है बेटा। कैसे, जैसे ए और बी से मिलकर कोई मिक्सर अगर बना है बेटा, मैंने क्या कहा, ए और बी से अगर कोई मिक्सर बना है तो क्या होगा, यानी जैसे क्या होगा, मिक्सर की बात करें तो उसमें ए का कितना पार्ट है और बी का कितना पार्ट है बेटा। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, 1 मोल मिक्सर में, क्या कहा, 1 मोल मिक्सर में किसी कंपोनेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो उसकी मोल फ्रैक्शन होती है। मैंने क्या कहा, 1 मोल मिश्रण में किसी घटक के मोलों की संख्या, उसका मोल प्रभाज, मोल अंश या मोल भिन्न बोला जाएगा। ओके, तो सबसे पहले बेटा इसकी डेफिनेशन की बात करें बेटा, तो मैं क्या कह सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट इन 1 मोल मिक्सर। मैंने क्या कहा, इन 1 मोल मिक्सर, यानी हमें कोई मिक्सर दे रखा तो क्या कहा, 1 मोल मिक्सर, यानी 1 के रेस्पेक्ट में स्टडी करेंगे। 1 के रेस्पेक्ट में क्या, अगर मिक्सर का 1 मोल है तो कंपोनेंट की बात करा, मिक्सर में हमें पता है नॉर्मली 2 कंपोनेंट होते हैं बेटा, ए और बी। तो चाहे ए का मोल हो चाहे बी का मोल हो, टोटल मिक्सर तो क्या लेगा, 1 मोल लेगा। 1 मोल मिक्सर में ए के कितने मोल है, बी के कितने मोल है, वही क्या बोला जाएगा, उनकी मोल फ्रैक्शन बोली जाएगी। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो बेटा देखो फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये करूं, ए और बी से मान लो कोई मिक्सर बन रहा है, कोई मिश्रण बन रहा है। ओके, ठीक है। अब आपसे बोला जाए इफ एक्स ए, मैंने क्या कहा, इफ एक्स ए आपसे बोला जाए 0.2 है, मैंने क्या कहा बच्चों, एक्स का मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन। किसकी मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा है, ए की मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा है। ओके, अगर ए की मोल फ्रैक्शन कितनी है, 0.2 है, इसका मतलब मैंने क्या कहा, डेफिनेशन देखो बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट इन 1 मोल मिक्सर। 1 मोल मिक्सर में किसी कंपोनेंट के जो मोल होंगे वही उसकी मोल फ्रैक्शन बोली जाएगी। इसका मतलब अगर आपको ये बोला है ए की मोल फ्रैक्शन 0.2 है, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, 1 मोल मिक्सर में ए के नंबर ऑफ मोल्स है, ए के मोलों की संख्या है। बच्चों बात समझ में आ गई, इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, एक्स ए अगर 0.2 दे रखा है, इसका मतलब क्या है, 1 मोल मिक्सर में ये किसकी वैल्यू है, ए के नंबर ऑफ मोल्स है, ए के मोलों की संख्या है। ओके, अगर बच्चों ए के मोल अगर ये है तो आपसे बोला जाए बी के कितने होंगे, तो मैंने क्या कहा, 1 मोल मिक्सर टोटल क्या आएगा, 1 आएगा, तो बी कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.2, यानी बी के कितने मोल हो जाएंगे, 0.8 मोल हो जाएंगे। समझ में आ गया बेटा मैंने क्या कहा, यस और नो। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। ओके, यानी 1 मोल मिक्सर है, उसमें किसी कंपोनेंट के जो मोल होते हैं वो क्या होगी, उसकी मोल फ्रैक्शन बोली जाएगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहा, जैसे
अगर ए और बी से मिलकर कोई मिक्सर बनता है तो अगर ए की मोल फ्रैक्शन 0.2 दे रखी है, इसका मतलब 1 मोल मिक्सर में ए के मोल कितने हैं 0.2 मोल है। तो ए के अगर 0.2 मोल हो गए 1 मोल मिक्सर में, तो बी के कितने बच गए 0.8 बच गए बेटा, क्योंकि टोटल तो कितना होगा 1 होगा, 1 के रेस्पेक्ट में स्टडी करनी है। समझ में आ गया, यस और नो? तो आपको सिर्फ एक डाटा देगा कि इसकी मोल फ्रैक्शन इतनी है, उसके अकॉर्डिंग खुद आपको आइडिया होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। क्लियर? ठीक है बेटा, अब बात करते हैं बच्चों, देखो मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है, यानी अगर हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी हो तो कैसे करते हैं, मोल फ्रैक्शन इसको तो क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ कंपोनेंट है, मोल्स ऑफ कंपोनेंट यानी घटक के मोल, मोल्स ऑफ कंपोनेंट मतलब जिस कंपोनेंट की आप बात कर रहे हो, चाहे ए हो, बी हो, चाहे सी हो, कोई सा भी हो, मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन क्या लिखेंगे, टोटल मोल्स। ठीक है, यानी टोटल मोल कितने हैं, ये होता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। ओके, लेकिन बुक्स की लैंग्वेज हमें रटने की जरूरत नहीं है बच्चों, अपन इजी वे में कर सकते हैं। कैसे? मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या है बेटा, एक्स। तो देसी तरीका याद रखना बेटा, क्या, खुद के मोल, मैंने क्या कहा, खुद के मोल अपॉन क्या करना, सबके मोल। यस और नो? काम खत्म, सब यानी खुद के मोल अपॉन सबके मोल, बस ये देसी तरीका याद रखना, मोल फ्रैक्शन का इजी रहेगा। अरे अंग्रेजों समझ जाओगे ना? क्लियर? ठीक है बेटा, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना बेटा इस बात को, जैसे अपन ने कहा था ए प्लस बी से मिलकर क्या, अगर अपना कोई मिक्सर बन रहा है। ओके, तो बच्चों देखो जो मिक्सर बना है उसके कंपोनेंट मैंने क्या कहा, घटक, जिनसे मिलकर कोई मिश्रण या मिक्सर बनता है। तो ये जो मिक्सर है इसके कंपोनेंट कौन कौन है, ए और बी। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, टोटल मोल जो आएंगे मिक्सर के वो क्या आएगा, एन टोटल मतलब क्या आएगा, ए के मोल प्लस क्या आएगा, बी के मोल। बात समझ में आई? अरे इस मिक्सर के टोटल मोल क्या होंगे, ए के मोल प्लस बी के मोल। अगर आपसे बोला जाए ए की मोल फ्रैक्शन क्या होगी, बी की क्या होगी, तो कैसे करना है बेटा, ध्यान रखना। अगर मैं कहूं ए की मोल फ्रैक्शन, यानी मोल फ्रैक्शन मतलब एक्स आगे लिखा ए मतलब ए की मोल फ्रैक्शन, तो मैंने क्या कहा, खुद के मोल अपॉन सबके मोल। खुद कौन है, ए, यानी खुद के मोल अपॉन सबके मोल मतलब क्या हो गया बेटा, एन टोटल। बात समझ में आ गई? क्लियर? इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एन ए अपॉन एन टोटल क्या है बच्चों, एन ए प्लस एन बी। समझ में आ गया? ये तो मेरे पास क्या आ गई, ए की मोल फ्रैक्शन आ गई बेटा। क्लियर? ठीक है, वही अगर आपसे बोला जाए बी की मोल फ्रैक्शन क्या होगी, तो अपना वही तरीका, खुद के मोल अपॉन सबके मोल, खुद के मोल यानी बी के खुद के मोल कितने बेटा, एन बी अपॉन टोटल मोल यानी एन टी। क्लियर? ठीक है बेटा, तो क्या कहेंगे, खुद के मोल एन बी, सबके मोल क्या होंगे, एन ए प्लस एन बी होंगे। समझ में आ गया, यस और नो? क्लियर? तो ये अपने बात की बेटा मोल फ्रैक्शन की, समझ में आ गया। और एक चीज और ध्यान रखना बेटा, अगर आपसे बोला जाए इसकी नॉर्मली से यूनिट क्या होगी बच्चों, तो ध्यान रखना यूनिट के लिए क्या कहेंगे, यूनिट मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू यूनिटलेस। मैंने क्या कहा, ये यूनिटलेस टर्म है यानी इकाईहीन राशि है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो देखो बेटा मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का तरीका ही क्या होता है, खुद के मोल अपॉन सबके मोल। ठीक है, जो भी होंगे बेटा, ऊपर भी मोल है अपॉन में भी मोल है, तो मोल से मोल कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या आएगा, डाटा आएगा बेटा। 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 कुछ भी हो चाहे, सिर्फ एक डाटा आएगा। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है, और क्या कहेंगे, हमने क्या कहा, 1 मोल मिक्सर के रेस्पेक्ट में हमने बात की है बच्चों, तो क्या कहेंगे, मिक्सर के जितने भी कंपोनेंट है, यानी जैसे मान लो कोई बोतल है, बोतल में अंदर हमने क्या, ए भी मिलाया है, बी भी मिलाया है, सी भी मिलाया है, डी भी मिलाया, तो चाहे कितने भी कंपोनेंट हो, कंपोनेंट या घटक का मतलब है पूरे मिक्सर में जो जो प्रेजेंट है। क्लियर? तो चाहे कितने भी कंपोनेंट हो, सभी की मोल फ्रैक्शन का टोटल सम हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा। मैंने क्या कहा, सभी की, चाहे कितने भी कंपोनेंट हो, 2 टाइप के हो, 3 टाइप के हो, अरे मिक्सर बोला है तो कम से कम 2 टाइप के तो होंगे ही होंगे। मिक्सर का मतलब ही क्या होता है, मिलाना। मिलाना मतलब क्या, मिलाने के लिए कम से कम 2 सवष्टान, 2 पदार्थ तो होने ही चाहिए बच्चों। क्लियर? इसका मतलब क्या, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। बच्चा कहेगा सर कैसे, जैसे मान लो ये वाटर है बेटा, ये वाटर है, इसको मैं मिक्सर बोल सकता हूं क्या, नहीं, अकेला वाटर है तो ये मिक्सर नहीं है, इसमें मैंने क्या मिला दिया, शुगर मिला दी। ओके, शुगर मिला दिया, मिक्सर बन गया, एक शुगर एक वाटर। क्लियर? लेकिन शक्कर के साथ इसमें मैं सॉल्ट भी, लवण भी मिला सकता हूं, नहीं मिला सकता हूं, अरे कुछ सॉल्ट इसमें, जैसे लूण काम में लेते हैं, नमक काम में लेते हैं, वो भी इसमें मिला दिया हमने, वो भी क्या मिक्सर है या नहीं है, यानी फिर से मिक्सर बन गया। अब अपने क्या किया, कुछ मिल्क ले लिया, दूध ले लिया, वो इसमें डाल दिया, वो भी इसमें मिला दिया, ये भी मिक्सर है या नहीं है। तो कहने का मतलब है अकेला वाटर है, इसको तो मिक्सर नहीं बोल सकते, लेकिन इसमें शुगर मिला दी तो भी 2 कंपोनेंट मिक्सर बन गए, मिश्रण बन गया, या फिर 2 से ज्यादा, जैसे साथ में इसमें सॉल्ट, मिल्क, कई सारे कंपोनेंट मिला दिए, वो भी इसमें घुल जाएंगे,
होंगे, तो वो भी क्या है, मिक्सर है बेटा। तो कहने का मतलब है चाहे कितने भी कंपोनेंट हो, चाहे 2 टाइप के हो, 3 टाइप के हो, चाहे 4 टाइप के कितने भी हो, सभी की मोल फ्रैक्शन का टोटल सम कितना होगा, 1 ही होगा। क्योंकि टोटल कितना लेते हैं, 1 मोल मिक्सर। मैंने क्या बोला है, 1 मोल मिक्सर बोला है। ओके, अरे क्लास में मान लो कितने बच्चे हो, सपोज करो बेटा चाहे 10 हो चाहे 20 हो, चाहे 10 20 कितने भी स्टूडेंट हो, मैं बोलूँ सभी का टोटल जो वेट है वो मान लो 1000 किलोग्राम है। मैंने क्या कहा, क्लास का टोटल वेट कितना है, 1000 किलोग्राम है। अब मान लो क्लास में जितने स्टूडेंट है उसमें किसी का वेट चाहे 50 हो, चाहे 60 हो, चाहे 100 हो, चाहे 90 हो, चाहे 150 हो, कितना भी किलोग्राम हो, लेकिन सभी का सम तो कितना आना है, 1000 बोला है स्टार्टिंग में, मतलब सभी का टोटल सम 1000 ही आएगा। उसमें चाहे किसी स्टूडेंट का वेट कम हो, चाहे किसी का ज़्यादा हो। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, यानी मोल फ्रैक्शन की बात करें तो जितने भी कंपोनेंट होंगे उन सभी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, 1 मोल मिक्सर के रेस्पेक्ट में। तो 1 मोल मिक्सर के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो सभी का टोटल सम कितना आएगा, 1 ही आएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है बेटा। तो अपन क्या कह सकते हैं, जैसे ये अपन ने बात की थी मिक्सर की ए बी, इससे मिक्सर बन रहा है तो अपन क्या कहेंगे, ए का प्लस बी का, ठीक है, और भी कोई कंपोनेंट है, इन सभी का मिक्सर का सम कितना आएगा, 1 ही आएगा बेटा। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। बात समझ में आ गई बच्चों, चलो बेटा। और ये ध्यान रखना, चाहे कितने भी कंपोनेंट हो, अपन ने क्या कहा, सभी का, मैंने डॉट डॉट किया, मतलब ए बी के अलावा और भी कई है, चाहे सी हो, डी हो, कितने भी हो बेटा, सभी का टोटल सम 1 ही आएगा, क्लियर। इसका फायदा आपको क्या मिलेगा, आपसे बोला जाए एक्स ए की मोल फ्रैक्शन 0.2 है तो बी की कितनी होगी, आप डायरेक्टली कर सकते हो बेटा, क्या, यानी ए की मोल फ्रैक्शन 0.2 है तो बी की कितनी हो जाएगी, 0.8, डायरेक्टली आ गई। ए की 0.5 है तो बी की कितनी होगी, 1 में से माइनस कर दो, सीधा 0.5 आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। और देखो सभी का टोटल सम अगर 1 है तो क्या होगा, हर कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन क्या होगी, 0 से ज्यादा 1 से कम होगी। मैंने क्या कहा, जैसे मान लो मैं ए की बात करूं तो जो एक्स ए है इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0 से तो ज्यादा होगी लेकिन 1 से कम होगी। और अगर एक्स बी की बात करूं तो ये भी क्या होगा, 0 से ज्यादा लेकिन 1 से कम होगा। और ये इक्वल भी दे देता है। बच्चा कहेगा सर आपने कहा 0 से ज्यादा लेकिन 1 से कम, पहली बात तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता, यानी ए और बी की अपन ने बात की है, समझना बेटा इजी वे में। जैसे मान लो ए प्लस बी है, इनसे मिलकर मान लो कोई मिक्सर कुछ भी बन रहा है बेटा, सपोज करो मिक्सर मान लो जैसे पी बन रहा है, कोई सॉल्यूशन है ए और बी से। बच्चा कहेगा सर आपने कहा ए बी चाहे कितने भी कंपोनेंट हो सभी की मोल फ्रैक्शन क्या 0 से ज्यादा 1 से कम होगी। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा, बच्चा कहेगा सर 0 या 1 क्यों नहीं हो सकती। सपोज करो ए अगर 0 हो गया, ए अगर 0 हो गया तो हमें पता है बी कितना हो गया, 1 हो गया, यस और नो, क्योंकि टोटल तो कितना आना चाहिए बेटा, 1 ही आना चाहिए, यस और नो। इसका मतलब ए अगर 0 है मतलब बी 1 है, ए अगर 0 है इसका मतलब मिक्सर में ए प्रेजेंट है क्या, नहीं, मिक्सर में जब ए प्रेजेंट ही नहीं है इसका मतलब मिक्सर में ओनली बी प्रेजेंट है। मिक्सर में अगर ओनली बी प्रेजेंट है तो अकेला बी कभी मिक्सर बनाएगा क्या, कभी नहीं बनाएगा बच्चों। बात समझ में आ गई, क्लियर। इसका मतलब ये कंडीशन पॉसिबल है क्या, नहीं बच्चों। या फिर आपसे बोला जाए कि ए की वैल्यू 1 है, अगर ए की वैल्यू 1 है तो हमें पता है टोटल मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं 1 के रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में, तो क्या करेंगे, ये तो टोटल आना चाहिए 1, ये टोटल 1 ही आना चाहिए। इसका मतलब बच्चों ये 1 हो गया तो ये अपने आप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यस और नो, क्लियर। और इसके रेस्पेक्ट में अगर अपन बात करें बच्चों तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि अगर ए 1 हो गया तो क्या होगा, बी क्या हो जाएगा, अपने आप 0 हो जाएगा। इसका मतलब बी प्रेजेंट ही नहीं है, बी अगर प्रेजेंट ही नहीं है इसका मतलब अकेला ए कभी मिक्सर बनाएगा क्या, कभी नहीं बनाएगा बच्चों। बात समझ में आ गई। लेकिन ऐसी कोई वैल्यू है जैसे मान लो आपसे बोला जाए ये 0.5 है तो बिल्कुल ये 0.5 होगा, क्यों, टोटल कितना आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए, क्यों, इसका मतलब ये 0.5 है, ये 0.5 है, अरे चाहे ए और बी में से कोई सा कम हो कोई सा ज्यादा हो बराबर हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दो कंपोनेंट क्या नॉन जीरो है, यानी शून्य तो नहीं है, इसका मतलब दोनों की कुछ ना कुछ अमाउंट जरूर प्रेजेंट है, इसका मतलब दोनों मिक्सर में प्रेजेंट है, तो दो कंपोनेंट से मिक्सर बन सकता है, तो ये कंडीशन पॉसिबल है। ओके, अब बच्चा कहेगा सर ये तो मान सकते हैं 0 से ज्यादा 1 से कम, 0 से ज्यादा 1 से कम, ठीक है, लेकिन सर साथ में बराबर क्यों लगा दिया आपने, ऑलमोस्ट, ये कंडीशन होती है बेटा ऑलमोस्ट की, ध्यान रखना, जानबूझ के आपको ऐसा ही देगा। इसका मतलब क्या, सपोज करो एक की वैल्यू कितनी है 0.00
0.0001 होगी। सपोज करो बेटा मैंने क्या कहा, ए की वैल्यू कितनी है 0.00001 है। मैंने क्या कहा, कुछ भी हो लेकिन जीरो तो नहीं होगा। लेकिन अगर ए की वैल्यू बहुत कम आ गई, नेग्लिजिबल है, 0.00001 है बेटा, इसको ऑलमोस्ट अपन जीरो मान सकते हैं, नहीं मान सकते? मान सकते हैं। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए ए अगर मान लो 0.00001 है तो इसको ऑलमोस्ट जीरो मान लिया। ए अगर 0.00001 आ गया तो बी कितना आएगा, 0.99999 आएगा, नहीं आएगा? आएगा। तो इसको कैलकुलेशन में यूज करने की बजाय अपन डायरेक्टली उसको क्या इजी बनाने के लिए 1 मान के अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, ऑलमोस्ट जीरो या ऑलमोस्ट 1 वाली कंडीशन आए तो ये ऑलमोस्ट इक्वल वाली कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गया? यस और नो? ये मैंने मोल फ्रैक्शन की एक एक बात बताई है बच्चों। क्लियर? ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, मोल फ्रैक्शन का यूज क्या होता है? अगर मिक्सर किसी कंपोनेंट में, मैंने क्या कहा, केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत काम आएगा। मिक्सर में किसी कंपोनेंट का खुद का कितना पार्ट है, क्या कहा, कोई मिक्सर आपको दे रखा है, उसमें किसी कंपोनेंट का खुद का कितना पार्ट है, इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए मोल फ्रैक्शन का यूज किया जाता है बेटा। क्या कहा? मिक्सर में कोई भी कंपोनेंट हो, आपसे बोले इसका पार्ट क्या होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। आपको याद है तो गैसेस स्टेट और केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर जो हमने पढ़ा था, उसमें बार बार अपने एक बात कही थी, पार्शियल प्रेशर पार्शियल प्रेशर। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे? तो बच्चों देखो, फॉर एग्जांपल जैसे अपने कहा A प्लस बी है, A प्लस बी है, इससे मान लो कोई मिक्सर C बन रहा है, तो आपसे बोला जाए यानी टोटल जो मिक्सर होगा, यानी टोटल जो मिक्सर होगा बेटा, मिक्सर का प्रेशर तो क्या होगा, P टोटल क्या होगा, A का प्रेशर प्लस B का प्रेशर। अरे सीधी सी बात है, जो A गैस है, मान लो A भी गैस है, बी भी गैस है, ठीक है बेटा, और ये सी गैस है बेटा। अब ये बताओ टोटल जो प्रेशर होगा उसमें क्या होगा, ए का भी रोल होगा, बी का भी रोल होगा और सी का भी रोल होगा बेटा। क्लियर? तो आपसे बोले ए बी और सी, इनका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, तो कैसे कैलकुलेट करना है? अगर ए का पार्शियल प्रेशर चाहिए तो ए की मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, अगर हमें बी का पार्शियल प्रेशर चाहिए तो बी की मोल फ्रैक्शन को पी टोटल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर? अगर हमें सी का पार्शियल प्रेशर चाहिए तो सी की मोल फ्रैक्शन को पी टोटल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आ गया? यस और नो? बात समझ में आई क्या? मैंने क्या कहा था, हर कंसंट्रेशन टर्म की एक खास बात होती है, किस कंडीशन में उसे यूज किया जाता है। तो क्या कहेंगे, अगर कोई मिक्सर दे रखा है उसमें ये कितना होगा, वो कितना होगा, यानी खुद का पार्ट बताना हो, अकेले का पार्ट बताना हो किसी कंपोनेंट का, तो क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। कैसे? जैसे मान लो ये जो हमें दे रखा था, मिक्सर दे रखा था ए बी सी, तो इसमें क्या करेंगे, टोटल प्रेशर में ए का भी रोल है, बी का भी है, सी का भी रोल है। उसमें ए का पार्शियल प्रेशर, ए के द्वारा लगने वाला प्रेशर कितना होगा, ए के थ्रू लगने वाला प्रेशर, ए की मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय पी टोटल, बी की मोल फ्रैक्शन, तो बी का प्रेशर क्या, बी की मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय पी टोटल, सी का प्रेशर क्या, सी की मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय पी टोटल। क्लियर? और ये बच्चों मैंने गैस स्टेटमेंट डिटेल से बताया, याद है ना, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लो, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम डिटेल से हमने पढ़ा था, ध्यान है ना, ये कैसे डेराइव होता है, क्यों होता है, समझ में आ गया? यस और नो? तो ये अपने बात की है बेटा मोल फ्रैक्शन की, मोल भिन्न, मोल प्रभाव, जो हमें पूछ सकता है, सारी बातें मैंने एक्सप्लेन की है। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो फटाफट, कोई डाउट है तो बोलो फटाफट, कोई भी डाउट है तो बोलो फटाफट और स्क्रीनशॉट लो। कोई भी डाउट है बेटा बोलो फटाफट। फटाफट बोलो। बिल्कुल बेटा, ठीक है, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो। तो ये अपने कहा बेटा मोल फ्रैक्शन के बारे में, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे होता है। चलो बेटा, मोल फ्रैक्शन के बाद बात करेंगे बेटा नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स कौन सा होता है, क्या होता है। ओके, तो नंबर 5 के बाद नंबर 6 पर डिस्कस करते हैं बेटा। नंबर 6 वाला अपन डिस्कस करते हैं मोलेलिटी। क्या कहा, मोलेलिटी। मोलेलिटी मतलब क्या, स्मॉल एम, यानी मोलेलिटी क्या होता है, कैसे होता है। बच्चों देखो, आपको याद है, वैसे मैंने एक ट्रिक बताई थी कंसंट्रेशन टर्म्स स्टार्ट करने से पहले। क्या मैंने क्या कहा था, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म होते हैं ऊपर सभी में सोल्यूट आता है और अपोन में सॉल्यूशन आता है। यस और नो? ऊपर विलेय आता है, नीचे विलियन आता है, याद है ना। लेकिन एकमात्र कंसंट्रेशन टर्म्स है मोलेलिटी, मोललता, इसे हिंदी में बोलते हैं बेटा मोललता। ये जरूर ध्यान रखना, वर्डिंग का लफड़ा सेम सा आएगा। मोललता, क्या कहा, मोलेलिटी
मोलेलिटी मोललता। क्या कहा था, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म हम पढ़ते हैं ऊपर विलेय का मान होता है, नीचे विलियन का, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन। क्लियर। एकमात्र कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें क्या होता है बच्चों, यानी ऊपर सॉल्यूट होगा नीचे सॉल्वेंट होता है। ऊपर तो सॉल्यूट ठीक है, लेकिन नीचे सॉल्यूशन की बजाय क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, विलायक होता है। ओके, कैसे होता है, क्या होता है बेटा, समझना इस बात को। बच्चों देखो मैंने क्या कहा था, फॉर्मूले से डेफिनेशन या डेफिनेशन से आप फॉर्मूला बना सकते हो। क्लियर। कैसे बेटा, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या कहा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। मैंने क्या कहा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम जो सॉल्वेंट होता है उसमें जो सॉल्यूट के मोल होंगे उसे क्या बोलेंगे, मोलेलिटी बोलेंगे। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो बच्चों देखो इसका फॉर्मूला अपन क्या बना सकते हैं, सिंबल क्या होता है, स्मॉल m। ओके, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी ऊपर सॉल्यूट को हमें पता है ऊपर लिखना है, लेकिन किसकी टर्म में, मोल की टर्म में। सॉल्यूट के मोल यानी मोल मतलब n, सॉल्यूट बोला है मतलब n1। अरे ध्यान है ना, क्लियर, ठीक है। इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, किलोग्राम किसकी यूनिट है बेटा, वेट W, और अपॉन में सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को W के टर्म में कैसे लिखेंगे, W2। अरे याद है ना, 1 फॉर सॉल्यूट 2 फॉर सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूशन की बात करता तो 1 2 यहां पर कुछ भी आता है क्या, नहीं बच्चों। क्लियर, ठीक है। और अगर मोल को मैं वेट अपॉन मोलर मास की टर्म में लिखूं, क्या कहा, अरे मोल क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास, ध्यान है ना, और सॉल्यूट की बात कर रहा है तो यहां W1 और M1, ताकि कंफ्यूजन ना हो कौन सा वेट किसका है, कौन सा मोलर मास किसका है। क्लियर। ये W किलोग्राम में हो, लेकिन अगर W अगर ग्राम में दे दे तो ध्यान रखना अपोजिट साइड में 1000 कर देना बेटा। समझ में आ गया, यस और नो। ये हमने किसकी बात की है, मोलेलिटी के फॉर्मूले की। क्लियर, ठीक है बेटा। देखो अगर बात करें फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या कहा, आपको एग्जाम्पल पहचानना आना चाहिए। अगर एग्जाम्पल नहीं ध्यान है तो कोई भी क्वेश्चन कर नहीं पाओगे बेटा। कैसे, देखो बेटा मैंने क्या कहा था, एक बात मैंने कुछ बातें आपको फिक्स मैंने दिमाग में सेट करवाई है कि देखते ही दिमाग में आना ही चाहिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। क्या, 2 स्मॉल m। क्या कहा, 2 स्मॉल m। तो मैंने क्या कहा था, कोई सा भी कंसंट्रेशन टर्म हो, कंसंट्रेशन टर्म के साथ जो वैल्यू होती है वो हमेशा किसकी होगी, सॉल्यूट की होगी। किसकी होगी बेटा, कंसंट्रेशन टर्म के साथ जो वैल्यू होती है वो हमेशा किसकी होती है, सॉल्यूट की वैल्यू होती है, विलेय का मान होता है। क्लियर। इसका मतलब 2m, स्मॉल m बोला है मतलब मोलेलिटी की बात कर रहा है, और इसके साथ क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, मतलब ये मोलेलिटी मतलब किसकी वैल्यू है, मोलेलिटी के साथ ही है सॉल्यूट की, विलेय का मान है। और मोलेलिटी में सॉल्यूट को किसकी टर्म में यूज करते हैं, मोल की टर्म में यूज करते हैं। और मोल किसके रेस्पेक्ट में, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। अरे डेफिनेशन याद कर लो, स्मॉल m देखते ही दिमाग में आना चाहिए, मोलेलिटी की बात कर रहा है। मोलेलिटी की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के मोल्स। आ गया समझ में, बस काम खत्म। इसका मतलब है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में ये किसकी वैल्यू है, सॉल्यूट के मोल की वैल्यू है, और वो कितने दे रखे हैं, 2। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, n1, n1 तो कितना आ गया, 2 आ गया बेटा, यानी सॉल्यूट के मोल। बात समझ में आई क्या, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट यानी W2 कितना, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। और अगर बात करें इसकी यूनिट की, अगर आपसे यूनिट की अगर बात करें तो ध्यान रखना, मोलेलिटी यूनिट हमेशा फर्स्ट फॉर्मूले को डिसाइड करके बेटा करना है। मैंने क्या कहा, यूनिट हमेशा किससे बतानी है, फर्स्ट फॉर्मूले से। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, मोल अपॉन किलोग्राम। ध्यान रखना, बच्चा कहेगा सर अगर ग्राम है तो क्या करना है, ग्राम अगर था तो बैलेंस करने के लिए हमने ऊपर 1000 कर दिया है। ध्यान रखना, यूनिट हमेशा किससे डिसाइड करनी है, फर्स्ट फॉर्मूले से ही करनी है बच्चों। तो क्या करेंगे, यूनिट क्या होगी, यूनिट मोल पर किलोग्राम। बात समझ में आई क्या, या फिर इसके नाम से क्या आएगा बेटा, मोलल। अरे मोलल बोला है मतलब किसकी बात कर रहा है, मोलेलिटी की बात कर रहा है। मोलल बोला मतलब किसकी बात कर रहा है, मोलेलिटी की। आ गया समझ में, यस और नो। ये अपने किसकी बात की है बेटा, मोलेलिटी की बात की है। अरे यहाँ तक बात ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक, ओके। चलो बेटा, मोलेलिटी क्या होती है, कैसे होती है, क्लियर। चलो बेटा फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो बेटा। चलो कर लिए, चलो
तो ये अपने बात की है मोलेलिटी की। एक बच्चों देखो मोलेलिटी की कितने हो गए बच्चों, 6 हो गए क्या। नंबर 7 पर बात करते हैं बच्चों मोलेरिटी। मैंने क्या कहा, मोलेरिटी। इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल एम, और इसे बोलते हैं बच्चों मोलरता। अरे दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना। मैंने क्या कहा, स्मॉल एम बोले, स्मॉल एम मतलब मोलेलिटी, याद रखना। मोल उसमें आता है मोलेलिटी, ठीक है। ली मतलब लिटिल, बात समझ में आई, छोटा, यानी छोटा एम क्या होगा मोललता, ली मतलब लिटिल, छोटा एम। बात समझ में आई। मोलेरिटी मतलब क्या, कैपिटल एम की बात कर रहा है। ओके बच्चों देखो ये जो 6, 7, 8, 9 वाले लास्ट के 4, 5 कंसंट्रेशन टर्म्स है, एक दूसरे से कोरिलेट है बेटा। ओके, और एक दूसरे से कोरिलेट कैसे, आपस में कंपेयर करके दिमाग में सेट कर सकते हो बेटा। कैसे, जैसे अपन बात करें मोलेलिटी में अपने फॉर्मूला क्या लिखा था, N1/W2, यानी सॉल्वेंट यूज करते हैं। इसमें क्या करेंगे N1/V लीटर। मैंने क्या कहा, उसमें तो मोलेलिटी में क्या कहा था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, ये बोला था। इसमें क्या बोलेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। क्या कहा बेटा, इसमें क्या बोलेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसकी डेफिनेशन क्या कहेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। क्या कहा, 1 लीटर सॉल्यूशन, काम खत्म। यानी जो 1 लीटर सॉल्यूशन होता है उसमें जो सॉल्यूट के मोल होंगे उसे क्या बोलेंगे, मोलेरिटी बोलेंगे, मोलरता बोलेंगे बच्चों। क्लियर, ठीक है बेटा। इसका फॉर्मूला अपन क्या बना सकते हैं, M इक्वल टू, मैंने क्या कहा, डेफिनेशन से फॉर्मूला या फॉर्मूले से डेफिनेशन बना सकते हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल, इसका मतलब सॉल्यूट को ऊपर लिखेंगे, मोल की टर्म में लिखे, सॉल्यूट के मोल है तो N1। क्लियर, ठीक है। 1 लीटर सॉल्यूशन यानी अपॉन में वॉल्यूम, सॉल्यूशन की टर्म क्या करना, सॉल्यूशन को लिखना 1 लीटर, लीटर बोला है मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा है, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, यानी V1 V2 वगैरह लिखेंगे क्या, नहीं, सीधा V। क्लियर, ठीक है बेटा। अगर इसे मैं क्या करूं, वेट और मोलर मास की टर्म में लिखूं तो मोल क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास, यस और नो। अगर N1 है, सॉल्यूट के मोल है, तो क्या लिखूंगा, सॉल्यूट का वेट और सॉल्यूट का मोलर मास। बात समझ में आ गई। और अगर वॉल्यूम को लीटर की बजाय अगर ml में दे तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। समझ में आ गया, यस और नो, बात समझ में आ गई। और वही बात बच्चों मैंने क्या कहा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम्पल को पहचानना, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ एक डाटा आपको देगा, उसके अकॉर्डिंग आपको खुद आइडिया होना चाहिए इसका मीनिंग क्या है। कैसे बेटा, अगर हमें ये दे दिया 2m, कैपिटल M, देखते ही तो दिमाग में आना चाहिए मोलेरिटी की बात कर रहा है, इसका मतलब है। अब देखो मोलेरिटी की डेफिनेशन दिमाग में आनी चाहिए, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल, इसका मतलब ये जो वैल्यू है सर ने कहा था सॉल्यूट की होती है, मोलेरिटी में क्या लेते हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल, इसका मतलब ये सॉल्यूट के मोल है। कितने दे रखे हैं सॉल्यूट के मोल, यानी N1 मेरे पास कितना आ गया, 2 मोल। 1 लीटर सॉल्यूशन में, इसका मतलब सॉल्यूशन चल के नहीं दे रखा है तो मैं क्या मानूंगा, 1 लीटर, यानी क्या हो गया 1000 ml। अरे समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी यूनिट की अगर बात करें बेटा तो क्या कहेंगे, मोलेरिटी इक्वल टू, बच्चों देखो मोलेरिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, मैंने क्या कहा था, फर्स्ट फॉर्मूला होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यूनिट डिसाइड करनी है। ओके, कैसे, देखो बेटा फर्स्ट फॉर्मूले में देखो क्या आ रहा है, मोल ऊपर है, मोल अपॉन में वॉल्यूम किसमें है, लीटर में, तो क्या लिखेंगे, यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर। क्या कहा, मोल पर लीटर। और बच्चा कहेगा सर ml में हो तो क्या करना है, ml में है तो उसे बैलेंस करने के लिए अपने 1000 यूज कर लिया है, आपको मोल पर ml नहीं करना है, मोल पर लीटर ही इसकी यूनिट होगी। क्लियर, ठीक है बेटा। और ध्यान रखना, और इसे क्या बोलते हैं, इसके नाम के अकॉर्डिंग मोलर, यानी ये वर्ड भी यूज किया जाता है। समझ में आ गया, क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बेटा बोलो फटाफट, कोई भी दिक्कत हो तो बोलो जल्दी से, समझो इसे, फटाफट बताओ। दो तीन टर्म्स होती है बेटा, क्या कहा मैंने, यहां तक बात ठीक है क्या, 2-3 टर्म्स होती है बेटा, ध्यान रखना, वो भी आपको आइडिया होना चाहिए। क्या आपको कई जगह देगा बेटा, क्या, जैसे मैंने बोला है
मोलरिटी, मोलरिटी या फिर आपको दे देगा कंसंट्रेशन। मैंने क्या कहा, मोलरिटी या फिर कंसंट्रेशन, या फिर आपको बोल देगा बेटा एक्टिव मास। मैंने क्या कहा, मोलरिटी, कंसंट्रेशन या एक्टिव मास, इन सभी का मतलब सेम होता है। क्लियर, इनका सिंबल ध्यान रखना, मोलरिटी क्या है, एम, कैपिटल एम, कंसंट्रेशन या सिर्फ सी, एक्टिव मास, यानी ऐसे ब्रैकेट के साथ लिख के दे देगा बच्चों। इनका सिंबल सेम है, क्या करना, सिंबल ध्यान रखना क्या होता है, लेकिन इनका मीनिंग सेम है बच्चों। क्लियर, कई जगह आपको लिख दिया कंसंट्रेशन ये है, बच्चा कहेगा सर वैसे तो सभी कंसंट्रेशन के ही तो टाइप है, मोलरिटी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, ये सब बिल्कुल बेटा टाइप है, लेकिन ओनली कंसंट्रेशन बोले तो देखते दिमाग में मोलरिटी आनी चाहिए। बच्चा कहेगा सर क्यों, तो नॉर्मली हमें पता है बच्चों, जो भी सॉल्यूशन होता है, हम लिक्विड सॉल्वेंट की बात करते हैं तो वो वॉल्यूम के टर्म में आएगा, और सॉल्यूट को मोल के टर्म में यूज़ करते हैं, सॉल्यूट कितनी अमाउंट में है, तो सॉल्यूट मोल में और सॉल्यूशन वॉल्यूम के टर्म में किस में आता है, मोलरिटी में ही आता है, ध्यान रखना। तो चल के कुछ नहीं बोले तो कंसंट्रेशन देखते हैं दिमाग में क्या आना चाहिए, मोलरिटी आना चाहिए। और एक्टिव मास, जिन्होंने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है बेटा, आयनिक में भी कई जगह आया है, एक्टिव मास क्या होता है, मोलरिटी ही होता है बेटा। क्लियर, बात समझ में आ गई, तो ये ध्यान रखना है हमें। ओके, यहाँ तक बात ठीक है बच्चों। चलो अब बात करते हैं बेटा, देखो जैसे अपन ने क्या कहा, मोलरिटी, मोलरिटी अपन ने क्या लिखा, N1 अपॉन क्या होता है, V लीटर, तो यहाँ से मैं N1 इक्वल टू क्या कह सकता हूँ, मोल मल्टीप्लाई बाई V लीटर। यस और नो, अरे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं बेटा। क्लियर, और बाय द वे अगर आपको क्या करे, अगर जैसे M इंटू V ml में कर दे तो अपॉन में क्या करना है, 1000 करना है बेटा, समझ में आ गया, यस और नो। तो ये मैंने क्या कहा, अगर आपको याद है जैसे मोल कॉन्सेप्ट अपन ने स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट लेक्चर में मोल के मैंने कई सारे फॉर्मूले लिखे थे, नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में, वेट के टर्म में, एक मैंने कंसंट्रेशन के टर्म में लिखा था, तो ये फॉर्मूला भी लिखा था M इंटू V लीटर। समझ में आ गया, यस और नो। कहाँ से आता है बेटा, यहीं से आता है। क्लियर, चलो बेटा अब देखो मोलरिटी की 2-3 कंडीशन होती है, वो जरूर हमें ध्यान रखनी है बेटा। क्या, ड्यूरिंग द डाइल्यूशन, क्या कहा, ड्यूरिंग द डाइल्यूशन, डाइल्यूशन की अगर मैं बात करूं बच्चों तो क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग द डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कोई सॉल्यूशन आपको दे रखा है तो उसका अगर डाइल्यूशन करे, तो पहली बात तो बच्चा कहेगा सर डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो मैंने क्या कहा था, डाइल्यूट यानी तनु डाइल्यूट का मतलब क्या, सॉल्वेंट ज़्यादा होना, याद है ना, इसका मतलब सॉल्वेंट की अमाउंट बढ़ा देना, सॉल्वेंट की अमाउंट बढ़ा देना मतलब पहले आपको कोई सॉल्यूशन दे रखा है, उसके बाद क्या है, यानी उसके बाद क्या, इतना सॉल्वेंट मिला दे तो क्या हो जाएगा, तो ये बात ध्यान रखना बच्चों। क्या, अगर आप डाइल्यूट करते हो, नॉर्मली टीचर सीधा लिखाते हैं M1V1 इक्वल टू M2V2, लेकिन तो याद ध्यान रखना बेटा, अगर आप डाइल्यूट कर रहे हो तो क्या होगा, मोलरिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, N अपॉन V लीटर, यस और नो। अगर आप डाइल्यूट करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा या नहीं होगा, अरे सीधी सी बात है, डाइल्यूट का मतलब ही क्या है, सॉल्वेंट मतलब इंक्रीज कर देना, ठीक है, सॉल्वेंट ऐड कर देना, विलायक की मात्रा मिला देना। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाटर है, इसका वॉल्यूम मान लो फिलहाल 500 ml है बेटा, 500 ml है, इसमें कुछ सॉल्यूट मैंने विलय मिला दिया, सपोज करो जैसे मान लो 10 ग्राम 20 ग्राम कुछ भी इसमें हमने शुगर मिला दी। अब मैं क्या करूँ, 500 ml में इसमें क्या करूँ बेटा, वाटर और मिला दो, तो हमें पता सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम इंक्रीज होगा नहीं होगा, होगा। क्लियर, अगर डाइल्यूट कर रहे हैं, डाइल्यूट का मतलब ही क्या होता है, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट ऐड करना बेटा। क्लियर, डाइल्यूशन का मतलब ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बाय द वे अगर कंफ्यूजन हो, सॉल्वेंट यानी सॉल्वेंट की अमाउंट को इंक्रीज करना, ऐड करना। क्लियर, ठीक है, अगर डाइल्यूट करूंगा तो सॉल्वेंट मतलब बढ़ाऊंगा, सॉल्वेंट बढ़ाऊंगा तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम अपने आप इंक्रीज होगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर अपने आप इंक्रीज होगा तो सीधी सी बात है, मोलरिटी वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्स है या नहीं है, इनवर्स है, ये इंक्रीज तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा बेटा। अरे मैंने कहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट याद है ना, ए और बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ए प्रोपोर्शनल टू बी सीधा दे रखा है बेटा, तो क्या होगा, ए इंक्रीज तो बी इंक्रीज, ए डिक्रीज तो बी डिक्रीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती, सेम होना, समान होना, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। क्लियर, अगर ए प्रोपोर्शनल टू 1/b है, ए व्युत्क्रमानुपाती बी बोले बेटा, तो क्या होगा, दोनों इनवर्स है, मतलब इनवर्स व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रम उल्टा, इसका मतलब अगर इनवर्स में तो ऐसी कंडीशन होगी,
ए बढ़ेगा तो बी घटेगा, बी बढ़ेगा तो ए घटेगा। समझ में आ गया। देखो बेटा यहाँ पर एम और वी एक दूसरे के इनवर्स है, इसका मतलब वी इंक्रीज होगा तो मोलरिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर ये इंक्रीज तो ये डिक्रीज, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे तो मोल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी मोलों में कोई चेंज नहीं आएगा। समझ में आ गया मैंने क्या कहा, डाइल्यूशन होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज तो मोलरिटी डिक्रीज, ये इंक्रीज तो ये डिक्रीज, ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे इन तो क्या होगा, मोल क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। मोल अगर कांस्टेंट रहेंगे तो N1 इक्वल टू N2, N1 इक्वल टू N2 का मतलब क्या है, N1 का मतलब है डाइल्यूट करने से पहले कितने मोल थे, N2 का मतलब है डाइल्यूट करने के बाद टोटल मोल। क्लियर, ठीक है बेटा। और हमें पता है N1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, M इंटू वी, यस और नो, अरे लिख सकते हैं बेटा। तो N1 की जगह क्या लिखूंगा, M1 V1। समझ में आ रहा है बेटा, यस और नो। या फिर अगर बाय द वे देखो, अगर 1 और 2 से कंफ्यूजन हो कि सर सॉल्यूट सॉल्वेंट किसका है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसे A और B मान लो बेटा। मैंने क्या कहा, A और बी, समझने में इजी रहेगा। ए और बी का मतलब क्या है, पहली वाले कंडीशन, ए मतलब पहले वाला सॉल्यूशन उसके मोल, और बी मतलब डाइल्यूट करने के बाद जो बना है उसके मोल। तो क्या लिखेंगे, इसको मैं क्या लिखूंगा, ए यानी एम ए वी ए इक्वल टू दूसरे वाला क्या होगा, एम बी वी बी। समझ में आ गया, यस और नो। जहां डाइल्यूट की बात आ जाए तो समझ आना, एम ए वी ए इक्वल टू एम बी वी बी। इसका मतलब क्या है, ए मतलब पहले वाले सॉल्यूशन की मोलरिटी, वी ए मतलब पहले वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम, बी मतलब एम बी मतलब क्या, दूसरे वाले सॉल्यूशन की मोलरिटी, और वी बी मतलब दूसरे वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक है, टोटल 4 वैल्यूज होगी बेटा, क्या यानी 2 तो मोलरिटी 2 वॉल्यूम, टोटल 4 में से 3 कोई गिवन होगा, एक आस्क होगा, जो एक पूछे बाकी 3 की वैल्यू पुट करके 4th की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। एक आपसे क्या बोले, ड्यूरिंग, क्या बोले, ड्यूरिंग द मिक्सिंग, क्या कहा, ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, यानी अगर मिक्सिंग की बात करें, यानी 2 सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करें, उस कंडीशन में क्या करते हैं बेटा, एन आर मतलब, या फिर टोटल बोल दो, जैसे एन टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। समझ में आ गया, एन ए प्लस एन बी। इसका मतलब क्या है बेटा, टोटल मोल कितने हो जाएंगे, 2 सॉल्यूशन को अगर आप मिक्स कर रहे हो तो टोटल मोल क्या, सॉल्यूशन ए के मोल प्लस सॉल्यूशन बी के मोल। लेकिन आपको फॉर्मूला कैसे देगा बेटा, यानी एन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एन की जगह हम एम और वी लिख सकते हैं। तो एन टोटल की जगह मैं क्या लिखूंगा, एम टोटल वी टोटल, क्या कहा, एम टोटल वी टोटल इक्वल टू क्या लिखूंगा, एन ए की जगह क्या लिखेंगे बेटा, एन की जगह एम ए वी ए प्लस मैं क्या करूंगा, एम बी वी बी। समझ में आ गया, यस और नो, बात समझ में आई क्या। 2 सॉल्यूशन को अगर क्या करे बेटा, अगर मिक्स करे तो आपसे बोले कि जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा उसका टोटल कंसंट्रेशन मोलरिटी क्या होगी बेटा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे वी टोटल कैसे आएगा, वी टोटल आपके पास आएगा सॉल्यूशन ए का वॉल्यूम प्लस सॉल्यूशन बी का वॉल्यूम। समझ में आ गया, क्लियर, यस और नो। इसमें आपको क्या करेगा, ध्यान रखना, यानी एक की पहले सॉल्यूशन की मोलरिटी, पहले का वॉल्यूम, दूसरे की मोलरिटी, दूसरे का वॉल्यूम। अब क्या करेगा, तो बच्चे को अप्लाई कैसे करना है, एम टोटल वी टोटल मतलब दोनों को मिलाने पर जो फाइनल सॉल्यूशन बना है उसकी मोलरिटी, उसका वॉल्यूम। बच्चा कहेगा सर कौन सा कब अप्लाई करूँ, तो ध्यान रखना बेटा कैसे करना है। अगर आपसे क्या कहे बेटा, एक ही देखो 2 कंसंट्रेशन 2 वॉल्यूम, क्या कहा, 2 कंसंट्रेशन 2 वॉल्यूम में से अगर 3 वैल्यू गिवन है, 4th अगर पूछे, एम ए वी ए इक्वल टू एम बी वी बी। क्लियर, अगर दोनों मोलरिटी दोनों वॉल्यूम अगर गिवन है, मैंने क्या कहा, दोनों मोलरिटी दोनों वॉल्यूम चारों वैल्यू गिवन है, फिर आपसे टोटल या रिजल्टेंट नाम बोले तो देखते समझ जाना, एम टोटल वी टोटल इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। मैंने क्या कहा, एम ए एम बी 2 मोलरिटी 2 कंसंट्रेशन होगी, वी ए वी बी 2 वॉल्यूम हो गए, 2 कंसंट्रेशन 2 वॉल्यूम में से 3 वैल्यू गिवन हो, एक अगर पूछे तब ये काम में लेते हैं। क्लियर, लेकिन दोनों मोलरिटी दोनों वॉल्यूम अगर देके टोटल या फिर रिजल्टेंट नाम दे तब ये वाला कॉन्सेप्ट काम में लेना है बेटा। समझ में आ गया, क्लियर। ये अपने बात की मोलरिटी की। कोई डाउट है तो बोलो फटाफट, फटाफट बोलो बेटा, कोई भी डाउट हो तो। यहां तक कोई डाउट, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। यहां तक कोई डाउट, ठीक है बच्चों, अरे आगे बढ़े जिंदगी में। चलो, तो ये अपने बात की है किसकी, मोलरिटी की। मोलरिटी क्या होती है, कैसे होती है,
चलो बेटा, मोलरिटी क्या होती है, कैसे होती है बेटा। ओके चलो देखो कैसे करना है, क्या करना। ये तो मोलरिटी की बात करते हैं बेटा। नंबर 8 पे डिस्कस करते हैं बेटा नॉर्मेलिटी। क्या कहा, नॉर्मेलिटी इसका सिंबल होता है बेटा कैपिटल N और इसे हिंदी में कहते हैं नॉर्मलता। ठीक है, अरे नॉर्मेलिटी वो नॉर्मल से वर्ड आता है सामान्यतः मत बोल देना, नॉर्मलता बच्चों। क्लियर। तो मैंने क्या कहा था, लास्ट के 4 कंसंट्रेशन टर्म होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं बेटा, लिंक होते हैं। ओके कैसे करना, क्या करना। इससे पहले वाले में हमने क्या कहा, मोलरिटी में क्या कहा था, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल। मैंने क्या कहा, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल, उसे बोलते हैं मोलरिटी। लेकिन ये क्या होता है, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के इक्विवेलेंट। मैंने क्या कहा, इक्विवेलेंट। बच्चा कहेगा सर ये क्या होता है, तो ध्यान रखना 2-3 लेक्चर के बाद क्या अपन इक्विवेलेंट को डिटेल से पढ़ेंगे बेटा। क्या, जैसे मोल क्या करता है, सबस्टांस की अमाउंट को रिप्रेजेंट करने की एक यूनिट होती है, वैसे ही इक्विवेलेंट भी क्या होता है, सबस्टांस की अमाउंट को रिप्रेजेंट करने की एक यूनिट होती है। मैंने क्या कहा, जैसे मोल होता है, मोल ग्राम मोल, वैसे ही इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट। मोल का सिंबल होता है बेटा स्मॉल n, इक्विवेलेंट का होता है स्मॉल e। देखो बच्चों क्या होते हैं दोनों, जैसे मोल सबस्टांस की अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही इक्विवेलेंट भी क्या होता है, सबस्टांस की अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, मोल ओनली अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है और इक्विवेलेंट क्या करता है, अमाउंट के साथ साथ चार्ज को भी रिप्रेजेंट कर देता है कि कोई स्पीशीज अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी तो वो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करेगी, डोनेट करती है या गेन करती है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो अपन डिस्कस करेंगे जब 2 लेक्चर बाद इक्विवेलेंट पढ़ेंगे उसमें डिटेल से। क्लियर। अभी इतना ध्यान रखना, यहां नाम आया है इक्विवेलेंट, तो इसका मतलब क्या है, जैसे मोल सबस्टांस की अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा वैसे ही इक्विवेलेंट भी सबस्टांस की अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अपन बोलते हैं ना 1 मोल, 2 मोल, 5 मोल, 10 मोल, वैसे ही 1 इक्विवेलेंट, 2 इक्विवेलेंट, 5 इक्विवेलेंट, 10 इक्विवेलेंट बोलते नहीं बोलते हैं बच्चों। क्लियर। ठीक है बेटा, देखो कैसे होता है, क्या होता है बच्चों, देखो बात करेंगे तो नॉर्मली अपन क्या कहेंगे बच्चों, देखो इसकी डेफिनेशन क्या कह सकते हैं। तो मोलरिटी में क्या कहा, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल, इसमें क्या बोलेंगे, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के इक्विवेलेंट। तो क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, यानी क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। क्या कहा, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के इक्विवेलेंट होते हैं उसे क्या बोलेंगे बेटा, नॉर्मेलिटी बोली जाती है। क्लियर। अब जैसे डेफिनेशन बोली है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला मैं क्या बना सकता हूं बेटा, नॉर्मेलिटी। देखो इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन अपॉन में आएगा तो लीटर बोला है, यानी n इंटू यानी v लीटर, और क्या बोला बेटा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के इक्विवेलेंट, और जैसे मोल का सिंबल होता है स्मॉल e, वैसे इक्विवेलेंट का होता है बेटा स्मॉल e। ध्यान रखना। ओके ठीक है, सॉल्यूट के इक्विवेलेंट है तो क्या लिखूंगा, E1। समझ में आ गया। देखो बेटा इसे कैसे मॉडिफाइड करते हैं। अब जैसे हम बोलते हैं सॉल्यूट को अपन क्या बोलते हैं, अरे मोल क्या होता है, जैसे मोल की बात करें तो वेट अपॉन मोलर मास होता है, यस और नो। अरे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, नहीं होता, वो तो क्या होता है मोल। वैसे ही जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो होता है बेटा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मैंने क्या कहा, मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वैसे ही इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये सब अपन डिटेल से पढ़ेंगे, टेंशन मत लो बेटा। ओके ठीक है बेटा, तो क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट ई की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, W अपॉन ई, तो क्या लिखूंगा, W अपॉन ई मल्टीप्लाई बाय क्या लिखूंगा, V लीटर। क्लियर। और ये जो E है बेटा किसके लिए है, सॉल्यूट के लिए, तो W और E भी क्या सॉल्यूट के लिए है, यानी 1 बात समझ में आ गई। क्लियर। ठीक है, एक फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये जो इक्विवेलेंट वेट होता है इसका फॉर्मूला होता है मोलिकुलर वेट अपॉन x। मैंने क्या कहा, मोलिकुलर वेट अपॉन x, x होता है वैलेंसी फैक्टर। ओके ये सब हमारे इक्विवेलेंट में आएगा डिटेल से, जब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे उसमें बेटा, टेंशन मत लो 2 लेक्चर बाद। तो इसका फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं, W अपॉन क्या लिखेंगे, E1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, M अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया, V लीटर। यस और नो। ये है बेटा E किसके इक्वल होता है, इक्विवेलेंट वेट है ये, इनका मीनिंग भी लिखा दूंगा, टेंशन मत लो। MW अपॉन एक्स है तो किसके लिए, सॉल्यूट के लिए है, तो M1 और x, x तो x होता ही है, पता ही है बेटा आपको। ये चलो x1 कर दूं, कंफ्यूज नहीं होगा बेटा। क्लियर। ठीक है बेटा, तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, और इस फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकता हूँ, W1 ये x ऊपर आएगा या नहीं आएगा, x अगर ऊपर आ जाए तो देखो इधर क्या बच गया, M1 मल्टीप्लाई बाई V लीटर की बजाय क्या हो गया, V ml, और अगर ml में है तो ऊपर क्या करेंगे 1000 हो जाएगा। समझ में आ गया।
यस और नो। अरे बात समझ में आई बच्चों? क्लियर? ठीक है बेटा, तो ये अपन ने क्या कहा बेटा, कैसे करना है, क्या करना, क्लियर? ये इसका कंप्लीट फॉर्मूला है, घुमा फिरा के कैसे कैसे हमें पूछ सकता है। ओके, ये जरूर ध्यान रखना। और ये मैंने दो बीच में छोटे छोटे फॉर्मूले लिखाए हैं, इनका मीनिंग क्या होता है ये जरूर ध्यान होना चाहिए। कैसे? ई का मतलब होता है बेटा इक्विवेलेंट। क्या कहा? इक्विवेलेंट। हिंदी में कहते हैं इसे तुल्यांक। क्या कहा? इक्विवेलेंट यानी तुल्यांक। कैपिटल ई जो है बेटा ये है इक्विवेलेंट वेट। क्या कहा? इक्विवेलेंट वेट। इसे हिंदी में क्या कहेंगे? तुल्यांकी भार। जैसे अणुभार होता है बेटा वैसे तुल्यांकी भार। बात समझ में आई? एक्स जो यहाँ पर आया है वो है बेटा वैलेंसी फैक्टर। क्या कहा? वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर मतलब क्या होता है? संयोजकता गुणांक। ओके, इसे हिंदी में क्या कहेंगे बच्चों? संयोजकता गुणांक। संयोजकता गुणांक। बच्चा कहेगा सर ये क्या होता है? तो एक ही चीज ध्यान रखना, नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, आदान प्रदान की गई इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्लियर? अपन डिटेल से पढ़ेंगे बेटा इसे कैसे होता है क्या होता है। क्लियर? चलो बेटा, तो ये ध्यान रखना कैसे है क्या है। अब मैंने क्या कहा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, आपको जो एग्जाम्पल दे उसकी लैंग्वेज पहचानना। कैसे? आपको सिर्फ इतना बोला जाएगा 2n। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन में आपको यही लैंग्वेज मिलेगी। बच्चे को आइडिया होना चाहिए क्या बोला गया है। आपसे बोला गया 2n, 2 कैपिटल N। इसका मतलब क्या है बच्चों? 2 कैपिटल मतलब क्या? नॉर्मेलिटी की बात कर रहा है। और नॉर्मेलिटी बोला है, सर ने कहा था कंसंट्रेशन टर्म के साथ जो मान होता है वो हमेशा सोल्यूट का होता है, विलेय का होता है। यस और नो? अरे कंसंट्रेशन टर्म के साथ जो मान होगा वो हमेशा किसका होगा? सोल्यूट का, विलेय का मान होगा। इसका मतलब नॉर्मेलिटी में सोल्यूट को किसकी टर्म में यूज करते हैं? इक्विवेलेंट, तुल्यांक के पदों में। तो क्या लिखूंगा यहाँ, ये वैल्यू किसकी है? इसका मतलब नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर विलियन में विलेय के तुल्यांकों की संख्या। इसका मतलब ये क्या है? यानी सोल्यूट के इक्विवेलेंट है बेटा। यानी ये तो कितना हो गया? 2 इक्विवेलेंट। और क्या लिखेंगे? वी कितना है बेटा? 1 लीटर। 1 लीटर मतलब क्या बोलूंगा? 1000 ml। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? ठीक है बेटा, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, यानी ये जो मुझे डाटा दे रखा था उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ गई। क्लियर? ध्यान रखना बच्चों। और अगर बात करें यूनिट की अगर बात करें बच्चों तो क्या लिखेंगे? देखो, फर्स्ट फॉर्मूला होगा उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। फर्स्ट में ऊपर क्या है? इक्विवेलेंट अपॉन क्या है? वॉल्यूम है लीटर में। तो क्या लिखेंगे? इसकी यूनिट क्या होगी? इक्विवेलेंट पर लीटर। इक्विवेलेंट पर लीटर या नाम के अकॉर्डिंग क्या बोल देगा? नॉर्मल भी बोल देगा, सामान्य मत बोल देना। नॉर्मल मतलब नॉर्मल की ही बात कर रहा है बच्चों। क्लियर? तो ये अपने किसकी बात की है? नॉर्मलिटी की। क्लियर? चलो बेटा देखो, अब क्या करेंगे, अलग अलग कंडीशन में फॉर्मूला अगर डेराइव करें तो देखो इसका मेन फॉर्मूला अपन ने क्या लिखा, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होती है, ई अपॉन वी लीटर। यस और नो? तो यहाँ से ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू वी लीटर। यस और नो? अरे एन इंटू वी लीटर बोल सकते नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं बेटा। और ये एन इंटू वी लीटर यानी क्या हो जाएगा, अगर एम एल में हो तो अपॉन में क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा बेटा। समझ में आ गया? यस और नो? बात समझ में आ गई? यानी नॉर्मलिटी की हेल्प से नॉर्मलिटी वॉल्यूम अगर दिया जाए तो हम उसके तुल्यांक यानी इक्विवेलेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई? और ये जरूर ध्यान रखना बेटा, अब वो वही दो कंडीशन क्या, ड्यूरिंग, क्या कहा, ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन या डाइल्यूशन, ड्यूरिंग द डाइल्यूशन। जैसे पहले डाइल्यूशन की कंडीशन अगर हम देखें तो क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग द डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कोई सॉल्यूशन दे रखा उसके डाइल्यूशन की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, तो बात वही आ गई। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, हमें पता है नॉर्मलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ई अपॉन वी। यस और नो? अरे डाइल्यूशन से हमें पता है वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो नॉर्मलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये इंक्रीज तो ये डिक्रीज, क्योंकि दोनों इनवर्स है तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे या नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर जाएंगे तो जो इक्विवेलेंट होता है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। ओके, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इक्विवेलेंट अगर कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा, ई ए इक्वल टू ई बी। मैंने क्या कहा, ए के इक्विवेलेंट इक्वल टू बी के इक्विवेलेंट, यानी पहले वाले सॉल्यूशन के तुल्यांक बराबर है बाद वाले सॉल्यूशन के तुल्यांक। क्लियर? और हमें पता है बच्चों ई किसके इक्वल होता है, एन इंटू वी के। तो क्या लिखेंगे, एन ए वी ए इक्वल टू क्या लिखूंगा, एन बी वी बी। समझ में आ गया?
यस और नो? अरे बात समझ में आई? क्या कहा? इक्विवेलेंट क्या होता है? n इंटू वी के बराबर। तो क्या लिखूंगा? ई ए किस जगह एन ए वी ए, ई बी किस जगह एन बी वी बी। अब बात वही आ गई, दो नॉर्मेलिटी दो वॉल्यूम। आपको क्या करेगा? 4 में से 3 वैल्यू गिवन होगी और फोर्थ एक बच्चों क्या होगी? आस्क होगी, पूछेगा। जो गिवन है 3 की वैल्यू पुट करो, एक कैलकुलेट करना है। क्लियर? ठीक है। और अपन बात करें जैसे ड्यूरिंग द मिक्सिंग, क्या कहा? ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन की क्या मिक्सिंग करें तो हमें क्या करना है बच्चों? समझना है इस बात को। अगर मिक्सिंग की बात करें बच्चों, देखो यहाँ शॉर्ट में लिखूं, जगह कम है, तो ये ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, मिक्सिंग की बात करें बेटा तो मिक्सिंग में क्या आएगा? जो ई आएगा, ई टोटल आएगा, वो क्या आएगा? ई ए और ई बी। बच्चा कहेगा सर प्लस और माइनस दोनों क्यों किया? तो ये हमेशा ध्यान रखना बेटा। क्या कहा? ई ए प्लस माइनस ई बी। ध्यान रखना बच्चों, ये प्लस माइनस की कंडीशन किस टर्म में आती है? एसिड और बेस की टर्म में आती है। आ गया समझ में? प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। पहली बात तो देखो प्लस माइनस कब आएगा वो अपन बात करेंगे बच्चों। देखो कैसे, तो यहाँ ई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एन इंटू वी। तो ये क्या हो गया? एन टोटल और v टोटल इक्वल टू ई ए की जगह क्या लिखूंगा? एन ए वी ए, बीच में प्लस या फिर माइनस, और ये क्या हो जाएगा? एन बी वी बी। समझ में आ गया? ये मेरे पास क्या आ गई? इन दोनों के टोटल इक्विवेलेंट आ गए मिक्सिंग के बाद। लेकिन बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन कहाँ आए? सर प्लस या माइनस कब आएगा? तो ये ध्यान रखना बच्चों, प्लस आपको कब काम में लेना है? प्लस किस कंडीशन में लेना है बेटा? 4 एसिड प्लस एसिड। क्या कहा? एसिड प्लस एसिड और बेस प्लस बेस। क्या कहा? या तो एसिड प्लस एसिड या फिर बेस प्लस बेस। यानी जिन दो सॉल्यूशन को आप मिला रहे हो वो या तो क्या हो? दोनों एसिडिक हो या फिर दोनों बेसिक हो। बेटा आ गया समझ में? मैंने क्या कहा? या तो दोनों एसिडिक या दोनों बेसिक। क्लियर? ठीक है। माइनस कब काम में लेना है बच्चों? ध्यान रखना। 4 एसिड प्लस बेस, यानी एक एसिड हो दूसरा क्या हो? बेस हो। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं एक बेस हो दूसरा एसिड हो। समझ में आ गया? यस और नो? तो ये चीज़ का जरूर ध्यान रखना। माइनस कब काम में लेना? अगर अपोजिट नेचर के सॉल्यूशन हो तो क्या करना है बच्चों? माइनस वाला काम में लेना है। ओके, ध्यान रखना बच्चों कैसे करना है, क्या करना। और बात वही आ रही है, दो कंसंट्रेशन है दो वॉल्यूम है। क्या कहा? दो कंसंट्रेशन दो वॉल्यूम। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना? अगर दो कंसंट्रेशन दो वॉल्यूम में से, कंसंट्रेशन मतलब नॉर्मेलिटी, दो नॉर्मेलिटी दो वॉल्यूम, टोटल 4 वैल्यू हो, 4 में से 3 गिवन हो, एक पूछे तो सीधा ये कर देना एन ए वी ए इक्वल टू एन बी वी बी। क्लियर? ठीक है। और अगर क्या करिए, दो नॉर्मेलिटी दो वॉल्यूम, चारों वैल्यू देके फिर टोटल या रिजल्टेंट पूछे, तब क्या करना? ये कंडीशन काम में ले लेना। ओके। और ध्यान रखना बच्चों, क्या अगर दोनों सॉल्यूशन सेम नेचर के हैं, यानी दोनों एसिड या फिर दोनों बेस है, तो बीच में प्लस काम में लेना है। और अगर दोनों अपोजिट नेचर के, एक एसिड दूसरा बेस है, तो क्या लेना है? माइनस काम में लेना है। बच्चा कहेगा सर कैसे? तो सीधी सी बात है बेटा, जैसे हमें बोला जाए कि मान लो कोई सॉल्यूशन है, उसमें मान लो 10 मोल क्या है? एसिड के है। मैंने क्या कहा? एसिड के 10 मोल है सपोज करो, उसमें 10 मोल एसिड और मिला दो, तो एसिड कभी एसिड रिएक्शन करेंगे क्या? रिएक्शन तो नहीं करेंगे, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 10 + 10 20 हो जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन मैंने क्या कहा? अगर एसिड है, एसिड के 10 मोल थे, मैं बेस के 5 मोल मिला दूं, एसिड और बेस अपोजिट नेचर, इंडिया पाकिस्तान वाली कंडीशन, ध्यान है ना? अगर साथ में होंगे तो हर हाल में फाइट होगी तो क्या? लॉस होगा ही होगा, और लॉस होगा तो माइनस साइन आएगा। समझ में आ गया? तो मेरा कहने का मतलब क्या है? दोनों सॉल्यूशन सेम नेचर के हैं, तब मतलब क्या होगा? रिएक्शन तो नहीं होगी, डायरेक्टली दोनों ऐड हो जाएंगे। दोनों अगर डायरेक्टली ऐड हो गए तो बीच में प्लस का साइन। क्लियर? ठीक है। लेकिन दोनों अपोजिट नेचर के हैं तो दोनों में आपस में रिएक्शन होगी। अरे सीधी सी बात है, जैसे अपन बोलते हैं ए रिएक्शन करता है, ए के स्टार्टिंग में आपने 10 मोल लिए, अगर 5 मोल रिएक्शन कर गया तो अपन क्या करेंगे? 10 में से 5 रिएक्शन कर गया, कितना बच गया? 5 बच गया। यस और नो? पहले से कम हुआ या नहीं हुआ? रिएक्शन में अगर यूज हुआ है तो उतना माइनस करेंगे। यस और नो? वही बात यहाँ आ रही है। अगर दोनों सॉल्यूशन अपोजिट नेचर के हैं तो क्या होगा बेटा? माइनस साइन यूज करना है। बात समझ में आ गई? ज्यादा में से कम वाला घटा देना है। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? चलो बेटा नोट करो फटाफट। इसमें कोई डाउट है तो बोलो जल्दी से, कोई भी डाउट है तो बोलो और स्क्रीनशॉट लो। सर ज़्यादा ऊपर मत लिखो, इनफाइनाइट एकेडमी का लोगो आता है। बिल्कुल बेटा, ये लोगो तो आना ही पड़ेगा। इनफाइनाइट है तो हम हैं बेटा, अब तो बिल्कुल बेटा कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे आपको बताया उसके अकॉर्डिंग आइडिया लगा सकते हो कि इसका मतलब क्या है। ओके, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो।
चलो बेटा, अरे यहां तक बात समझ में आ गई? यस और नो? चलो चलो बेटा, एक हमें क्या पूछता है बच्चों, देखो मोलरिटी नॉर्मेलिटी में रिलेशन पूछता है, डायरेक्टली क्वेश्चन में कई जगह यूज होता है बेटा। तो क्या लिखेंगे? रिलेशन बिटवीन, क्या कहा? रिलेशन बिटवीन क्या कहेगा? मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी, एन तथा एन में रिलेशन क्या होता है, कैसे होता है बच्चों, समझना है इस बात को। मोलरिटी नॉर्मेलिटी में रिलेशन की अगर बात करें बच्चों, तो देखो आपको ध्यान है, जैसे मोलरिटी का फॉर्मूला तो हमने क्या लिखा था बेटा? मोलरिटी हमने क्या लिखा था? वेट अपॉन मोलर मास, ठीक है, मोलिकुलर वेट, और VmL मल्टीप्लाई बाई 1000। अरे याद है ना? यस और नो? अभी हमने फॉर्मूले लिखे हैं। नॉर्मेलिटी जो होती है बेटा, उसका क्या लिखा था? W मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन मोलिकुलर वेट मल्टीप्लाई बाई क्या होता है? VmL। यस और नो? अरे लिखा था बेटा। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं बेटा? देखो सेम वैल्यूज को अगर उड़ा दे, W से W को उड़ा दे, MW से MW को, VmL से VmL को, 1000 से 1000 को, तो हमारे पास क्या बच गया? मोलरिटी अपॉन नॉर्मेलिटी इक्वल टू, उधर क्या बच गया बेटा? 1 ऊपर, और ये क्या बच गया? x बच गया। क्लियर? तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलरिटी मल्टीप्लाई बाई x। डायरेक्टली हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया? कहने का मतलब क्या? अगर आपके पास नॉर्मेलिटी है और या फिर मोलरिटी है, तो नॉर्मेलिटी देके मोलरिटी पूछे, मोलरिटी देके नॉर्मेलिटी पूछे, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे? x की हेल्प से एक की वैल्यू से दूसरे की वैल्यू आ सकती है। आपको पूरा सोल्व करके देखने की जरूरत नहीं है। ओके? बच्चा कहेगा सर x कैसे आइडिया लगेगा? बिल्कुल बेटा, नॉर्मली x की अलग अलग वैल्यूज होती है। जैसे कोई आयन होता है, आयन के रूप में आयन का जो चार्ज होगा बेटा, +1 है तो x की वैल्यू 1, -2 है तो 2। आयन के लिए चार्ज जो होगा वो उसका x होगा। क्लियर? x की वैल्यू आ जाएगी। कोई एसिड जितने H+ डोनेट करता है वो उसके लिए x हो जाएगा। कोई बेस जितने OH- डोनेट करता है वो x हो जाएगा। कोई सोल्ट है, लवण है, तो जितना पॉजिटिव जितना नेगेटिव है वो x हो जाएगा, यानी +2 -2, तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। कोई रेडॉक्स रिएक्शन है तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है वो x की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ गया? अपन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में, तुल्यांक अवधारणा में सारी चीज़ें ये पढ़ेंगे। x कैसे कैलकुलेट करना है डिटेल से पूरा 1 या 1.5 लेक्चर दूंगा बेटा, उसमें पूरा x कैलकुलेट करने की अलग अलग कंडीशन में कैसे आता है, क्या आता है। समझ में आ गया? यस और नो? ठीक है बेटा। जैसे RBTS फर्स्ट में एक क्वेश्चन भी आया था, किसकी मोलरिटी नॉर्मेलिटी इक्वल होगी? जिसके लिए x की वैल्यू 1 होगी उसके लिए नॉर्मेलिटी मोलरिटी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। क्लियर? ठीक है बेटा, नोट करो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर एक को डिस्कस करते हैं जल्दी से। चलिए चलो, ये अपने बात की है बेटा नॉर्मेलिटी की, क्या होता है, कैसे होता है। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं, लास्ट कंसंट्रेशन टर्म की बात करते हैं बेटा, फॉर्मेलिटी, फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी, इसका सिंबल होता है F। क्लियर? और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी। ओके? ठीक है बेटा। देखो ये क्या होता है, मैंने जैसे क्या कहा था, लास्ट के 4 कंसंट्रेशन टर्म एक दूसरे से लिंक है, लास्ट के 3 तो बहुत ज़्यादा है। कैसे? मोलरिटी में क्या कहा था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल। फिर नॉर्मेलिटी में क्या कहा? 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के इक्विवेलेंट, ठीक है, तुल्यांक होते हैं। इसमें क्या लिखेंगे? 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट की फॉर्मूला यूनिट, सूत्र इकाइयों की संख्या। ओके? क्या कहा बेटा? एक नया वर्ड यहाँ पर आया, फॉर्मूला यूनिट क्या होती है बेटा? देखते हैं, समझते हैं इस बात को। तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ, नंबर ऑफ मैंने क्या कहा बेटा? फॉर्मूला यूनिट, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्यूट, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्यूट इन ए 1 लीटर सॉल्यूशन। क्या कहा? नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के सूत्र इकाइयों की संख्या, फॉर्मूलता बोली जाती है। ओके? अब बच्चा कहेगा सर फॉर्मूला यूनिट ये क्या होगी? तो फॉर्मूला यूनिट क्या मतलब क्या? अगर कई सारे पार्टिकल आपस में ग्रुपिंग कर ले, आपस में समूह बना ले, तो जैसे मान लो A के 2 पार्टिकल थे, A और A आपस में मिलकर मान लो दोनों एक यूनिट बना ली बेटा, तो उसे बोल देंगे उसकी फॉर्मूला यूनिट, सूत्र इकाई। जरूरी नहीं बेटा 2 ही मिले, जैसे डाइमर, अरे इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं ना, द्विलक का निर्माण होता है डाइबोरेन, BH3 अनस्टेबल होता है तो क्या बना लेता है? B2H6। याद है ना? वैसे ही वही बच्चों सेम चीज़ वही है। तो मैंने क्या कहा?
जरूरी नहीं दो ही, तो क्या कहेंगे, दो या तीन चार एक से ज़्यादा पार्टिकल अगर एक साथ आपस में ग्रुपिंग कर ले, समूह बना ले, एक साथ जुड़ जाए, उसे बोलते हैं, फिर जो यूनिट बनती है वो होती है फॉर्मूला यूनिट। क्लियर? ठीक है बेटा, देखो फॉर्मुलेटी का फॉर्मूला अपन क्या बना सकते हैं, तो ये जो फॉर्मूला यूनिट मैंने बोली है बच्चों, ये क्या होती है, देखो फॉर्मूला यूनिट है। फॉर्मूला यूनिट कैसे करेंगे बेटा, यानी वेट ऑफ, यानी वेट अपॉन क्या करेंगे, यानी फॉर्मूला वेट, क्या कहेंगे, वेट अपॉन फॉर्मूला वेट। ठीक है, बच्चा कहेगा सर ये क्या है, तो फॉर्मूला यूनिट जो होती है तो अपन क्या कहेंगे, वेट अपॉन फॉर्मूला वेट, यानी जो वेट आपको दिया जाए और जो फॉर्मूला बन रहा है, यूनिट बन रही है, उसका वेट कितना होगा। जैसे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं, वैसे ही वेट अपॉन फॉर्मूला वेट। समझ में आ गया? क्लियर? इसका मतलब फॉर्मुलिटी की अगर अपन डेफिनेशन लिखे बेटा, तो क्या, फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या लिखेंगे, फॉर्मूला यूनिट, सूत्र इकाइयाँ, फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या लिखेंगे, 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम, क्या कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। बात समझ में आएगी? सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में बेटा, लीटर में। क्लियर? ठीक है, और देखो बेटा इसे चेंज कैसे कर सकते हैं अपन, फॉर्मूला यूनिट की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्यूट है, फॉर्मूला यूनिट क्या होगा बेटा, W अपॉन एफ डब्ल्यू। क्या कहा, W अपॉन एफ डब्ल्यू, और क्या आ जाएगा, V लीटर में, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, W अपॉन एफ डब्ल्यू, और क्या हो जाएगा, V अगर ml में हो तो मल्टीप्लाई क्या होगा बेटा, 1000 होगा। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बेटा, अब बच्चे के दिमाग में सर फॉर्मूला यूनिट ये कैसे कैलकुलेट करूं, तो ध्यान रखना मॉलिक्यूलर वेट से ही कैलकुलेट करना, थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा। क्या बच्चों, देखो समझना, अगर सपोज करो कोई पार्टिकल ए था बच्चों, वो ए से ए ही बना रहा है, मैंने कहने का मतलब क्या, ए से ए ही बना रहा है, पहले भी एक ही था, अभी भी एक ही है, तो इसका जो फॉर्मूला वेट होगा बेटा, फॉर्मूला वेट होगा वो क्या होगा, इसके mw के इक्वल ही होगा। मेरा कहने का मतलब क्या, कोई चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया, तो जो मॉलिक्यूलर वेट होगा उसी को फॉर्मूला वेट बोलेंगे। बात समझ में आ गई? या फिर अपन क्या कह सकते हैं, एक के 2 पार्टिकल थे, दोनों आपस में यूनिट बना ले, मैंने क्या कहा, एक के 2 पार्टिकल थे, दोनों आपस में यूनिट बना ले, आपस में ग्रुप बना लिया, तो क्या होगा, इस कंडीशन में जो फॉर्मूला वेट होगा वो क्या होगा, अरे मॉलिक्यूलर वेट का क्या करना है, आपको डबल करना है। मैंने क्या कहा, यहाँ तो आप क्या बोलोगे, फॉर्मूला वेट। ये बच्चों देखो इसका मॉलिक्यूलर, अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला वेट क्या होगा, कैसे बोला जाएगा, इसके 2 एटम थे, जैसे मान लो एक के 2 एटम थे, दोनों मिलकर एक यूनिट बना लिए, जैसे मैंने डाइबोरेन वाला बोला है। ठीक है, डाइबोरेन वाला इसे क्या बोलते हैं बेटा, यानी दोनों अगर एक यूनिट बना रहे हैं तो बच्चों क्या बोलोगे, FW इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसका डबल कर देना, क्योंकि 2 मिलकर एक यूनिट बनाए हैं तो क्या होगा, डबल। क्लियर? ये बच्चों पहले भी एक ही था, अभी भी एक ही है, तो इसे बोलते हैं मोनोमर, एकलक। बात समझ में आई क्या, 2 मिलकर एक यूनिट बना रहे, इसको बोलते हैं बेटा डाइमर, द्विलक। बात समझ में आई क्या, तो डाइमर में क्या होगा, 2 पार्टिकल मिलकर एक यूनिट बनाएंगे तो एक का जो मोलर मास है उसका डबल कर देंगे, फॉर्मूला वेट आ जाएगा। क्लियर? ठीक है बेटा, एक कंडीशन क्या, अगर 3 पार्टिकल मिलकर क्या एक यूनिट बना रहे हैं, यानी 3A से A3 बन रहा है, तो पहली बात तो इसे बोलते हैं ट्राइमर, त्रिलक। क्या बोलते हैं इसे, ट्राइमर। तो इस कंडीशन में जो फॉर्मूला वेट है बेटा, वो आपको क्या करना, जो मॉलिक्यूलर वेट होगा उसका ट्रिपल कर देना, 3 टाइम्स कर देना, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला वेट आ जाएगा। समझ में आ गया? तो अलग अलग कंडीशन में आपको फॉर्मूला वेट कैसे कैलकुलेट करना है, बात समझ में आ गई? क्लियर? यस और नो? ठीक है बेटा, और ये ध्यान रखना कैसे करना है, क्या करना है बच्चों। क्लियर? ठीक है बेटा, तो देखो एक चीज़ और ध्यान रखना बच्चों, एक इसका एक फॉर्मूला और होता है, कैसे, फॉर्मुलिटी का, फॉर्मूले का एक फॉर्मूला और क्या होता है, यानी n अपॉन V लीटर। मैंने क्या कहा, F इक्वल क्या होता है, IN1 अपॉन V लीटर। बच्चों देखो ये किस कंडीशन में काम में लेना है और कैसे करना है। जो I होता है बच्चों, I क्या होता है, I यहाँ पर होता है बेटा वॉन्ट ऑफ फैक्टर। क्या कहा, I क्या होता है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर, वॉन्ट ऑफ गुणांक, यानी सॉल्यूशन चैप्टर जब पढ़ेंगे वो तो पूरा भरा पड़ा है बेटा I से। ओके ठीक है बेटा, ये क्या होता है, I इक्वल टू क्या कहेंगे, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। क्या कहा, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अपॉन क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट,
मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। यानी अपन को अगर क्वेश्चन सीधा अगर क्या दे रखा है बेटा, अगर सीधा क्वेश्चन आपको मोल और वॉल्यूम के टर्म में दे रखा है तो क्या करना, इसकी हेल्प से कर सकते हो। बस आई क्या कर देना, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोल्स ऑफ क्या कर देना बेटा, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कर देना। और जैसे ये फॉर्मूला है इसको अपन आगे क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई मोल को मैं क्या लिख सकता हूँ, डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई वी, अगर एम एल में है तो मल्टीप्लाई बाई ऊपर क्या करना है, 1000 करना है बेटा। समझ में आ गया, यस और नो। तो कहने का मतलब क्या, अगर आपको क्या, अगर सीधा जैसे मोल और वॉल्यूम के टर्म में दे रखा है तो आई की हेल्प से भी आप फॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। और बच्चों आई कैसे करना है, जो प्रोडक्ट है उसके मोल अपॉन रिएक्टेंट के मोल, इन दोनों का रेशियो यहाँ से क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ओके, जैसे मान लो इसमें भी सेम वही बात है बेटा। कैसे, इसको जैसे मान लो इसके टर्म में करो तो क्या करना है, डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू तो आएगा ही आएगा। आई कितना आएगा, 1/1। अरे जो प्रोडक्ट है उसके मोल कितने 1, रिएक्टेंट के कितने 1, तो 1/1। क्लियर। इसमें कितना आएगा बेटा, देखो जो प्रोडक्ट है उसके मोल कितने 1, रिएक्टेंट के कितने 2, तो 1/2, तो 1/2 एम डब्ल्यू के मल्टीप्लाई में क्या आएगा, देखो डबल आएगा। इसी को तो फॉर्मूला यूनिट बोलेंगे, 2 टाइम हो जाएगा। क्लियर। इसको क्या लिखें, जो प्रोडक्ट है 1, रिएक्टेंट कितना 3, तो 1/3। मैंने क्या कहा, 1/3। इसके अकॉर्डिंग बात करें तो 1/3 हो जाएगा, तो फॉर्मूला वेट कितना हो जाएगा, मोलिकुलर वेट का 3 टाइम्स हो जाएगा। समझ में आ गया, यस और नो। क्लियर। ठीक है बेटा, तो यहाँ से अपन क्या कहेंगे बच्चों, कैसे करना है, क्या करना बेटा। और इसकी अगर यूनिट की अगर मैं बात करूं तो यूनिट ध्यान रखना सीधा एफ या फॉर्मल ही बोलते हैं, यानी एफ या फॉर्मल। ये हुआ बच्चों फॉर्मेलिटी। समझ में आ गया, क्लियर। कोई डाउट है तो बोलो फटाफट, कोई डाउट है तो बोलो फटाफट, कोई भी डाउट, कोई भी डाउट बेटा फटाफट। बच्चों, अरे यहां तक बात समझ में आ गई क्या? चलो, तो ये अपने बात की है फॉर्मेलिटी की बेटा। ठीक है, कैसे करना है, क्या करना। ये अपने कंसंट्रेशन टर्म्स तो कंप्लीट है बच्चों। कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं, सभी 9 कंसंट्रेशन टर्म को मैंने 1 by 1 बताया बेटा। परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ, पीपीएम कंसंट्रेशन, मोलिलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, नॉर्मलिटी और फॉर्मेलिटी। बात समझ में आ गई यहाँ तक, क्लियर। एक बच्चों कई जगह और आ जाएगा, डीकंपोजिशन ऑफ H2O2। क्या कहा, डीकंपोजिशन ऑफ H2O2 क्या होता है बच्चों, समझना। डीकंपोजिशन ऑफ H2O2 यानी H2O2 का विघटन, हिंदी में क्या कहते हैं, H2O2 का विघटन। इस पे डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है और बच्चा क्या करेगा, जो मोलरिटी नॉर्मलिटी पढ़ा है उसी को अप्लाई करके करेगा बच्चा, लेकिन वो गलत है बेटा, ध्यान रखना। ओके, बच्चा कहेगा सर क्यों गलत, कैसे, तो समझना इस बात को। पहली बात तो बच्चों देखो, क्या नॉर्मल कॉन्सेप्ट अप्लाई क्यों नहीं होता, क्योंकि H2O2 क्या होता है, पेरोक्साइड होता है। क्या कहा, पेरोक्साइड होता है, जो अनस्टेबल है या नहीं है, अनस्टेबल है बेटा। तो पेरोक्साइड हमें पता है बहुत इजीली ब्रेक होके क्या बनाएगा, ये 2H2O लिक्विड प्लस क्या होगा, O2 गैस बनती है बेटा। बात समझ में आई क्या। और एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, क्या अगर किसी रिएक्टेंट में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं तो जो गैसेस प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होता है, मेन प्रोडक्ट होता है। मैंने क्या कहा, अगर कोई रिएक्टेंट है वो अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है तो हमेशा जो गैस की फॉर्म में होगा वो हमेशा क्या होता है बेटा, मेन प्रोडक्ट होता है, मुख्य उत्पाद होता है। बात समझ में आ गई। जो दूसरा होता है वो क्या होता है, साइड प्रोडक्ट होता है बेटा। ये हमेशा ध्यान रखना, समझ में आ गया, क्लियर। ठीक है, इसका मतलब ध्यान रखना, पीछे के जो कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़े हैं वो सारे यहाँ पर फेल हो जाएंगे। कैसे करना, क्या करना बेटा, समझना। नॉर्मली क्या, H2O2 का जब डिकम्पोजिशन होगा, ये जब ब्रेक होगा तो इसका मेन प्रोडक्ट क्या होगा, ऑक्सीजन बनता है। तो ध्यान रखना, अपन नॉर्मली पीछे के कंसंट्रेशन टर्म्स में हमने क्या कहा था कि जो भी वैल्यू होती है, मैंने क्या कहा, जो भी वैल्यू होती है वो सॉल्यूट की वैल्यू होगी। कंसंट्रेशन टर्म के साथ जो वैल्यू होती है वो किसकी वैल्यू होती है, सॉल्यूट की वैल्यू होती है, सॉल्यूट का मान होता है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ H2O2 के वॉल्यूम के साथ जो डाटा होगा, जो मान होगा, वो एक्चुअल में
O2 का मान होगा। मैंने क्या कहा, H2O2 के साथ में जो भी वैल्यू आएगी वो एक्चुअल में किसका मान है बेटा, O2 का मान है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना बेटा, फॉर एग्जांपल आपको क्या दिया गया, आपको ये दे दिया गया 2VH2O2। मैंने क्या कहा, 2VH2O2। तो ध्यान रखना, इसका मतलब क्या है कि 1 ml H2O2 से क्या होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन से NTP पर 2 ml O2 बनेगी। मैंने क्या कहा, इसका मेन प्रोडक्ट होता है O2। तो यहाँ पर H2O2 की जो स्ट्रेंथ होगी, यानी H2O2 की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में क्या, O2 की वैल्यू होती है। समझ में आ गया, क्लियर। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, 2 ml O2 obtained by thermal decomposition of 1 ml H2O2 at NTP। मैंने क्या कहा बच्चों, इसका मतलब क्या है, आपको ये दिया गया 2VH2O2, इसका मतलब क्या है, NTP पर क्या होगा, 1 ml H2O2 अगर ब्रेक होगी तो उसे 2 ml O2 बनेगा बेटा, 2 ml O2 प्राप्त होगा। यानी NTP पर 1 ml H2O2 के तापीय विघटन से 2 ml O2 प्राप्त होती है। समझ में आ गया, यस और नो। तो मेरा कहने का मतलब क्या बेटा, H2O2 के साथ जो भी वैल्यू गिवन होगी वो किसकी वैल्यू होगी, वो हमेशा O2 की वैल्यू होगी, ये ध्यान रखना, क्लियर। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, तो यहां से अपन क्या कहेंगे, इसके अकॉर्डिंग है, यानी VH2O2 यानी H2O2 का वॉल्यूम तो कितना, 1 ml हो गया, और इससे जो O2 बनेगी वो क्या होगा, 2 ml होगी। ये अगर 2 अगर दे रखी है तो ये 2 किसकी वैल्यू है, O2 की वैल्यू है बेटा। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। अब 3 इस पे बेटा क्या डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, ये जरूर ध्यान रखना, ओके। क्या, एक तो बच्चों बात करें इसकी मोलरिटी की, तो मोलरिटी का फॉर्मूला ध्यान रखना है, इसका V अपॉन क्या होता है, 11.2। क्या कहा, V अपॉन 11.2। जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े उन्हीं को अप्लाई करके डेराइव करते हैं, टाइम पास की जरूरत नहीं है बेटा, ज्यादा यूज नहीं होंगे, क्लियर। बस सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। और अगर नॉर्मेलिटी की बात करें तो एक इसका फॉर्मूला बनता है बेटा V अपॉन 5.6 होता है। बात समझ में आ गई, क्लियर। एक बनता है बेटा परसेंटेज W/V इक्वल टू होता है 17/56 मल्टीप्लाई बाई V। बच्चों ये 3 फॉर्मूले ध्यान रखना, H2O2 नाम आ जाए तो पीछे जो कंसंट्रेशन टर्म पड़े हैं वो सारे फेल हो जाएंगे, ओके। इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो ये क्या है, इसको बोलते हैं परसेंटेज स्ट्रेंथ, प्रतिशत सामर्थ्य। क्या कहा, परसेंटेज स्ट्रेंथ, क्लियर। ये जो V है बेटा इसका मतलब है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, आयतन सामर्थ्य। बात समझ में आ गई, यस और नो, यानी परसेंटेज स्ट्रेंथ और वॉल्यूम स्ट्रेंथ। और ये जो बच्चों मोलरिटी आपको पता ही है, M यहाँ पर क्या है, M इक्वल टू मोलरिटी है और N क्या है, नॉर्मेलिटी है बेटा। बात समझ में आई क्या, तो सीधा इस पर क्या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना। इसमें आपको क्या करेगा, V मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ, आयतन सामर्थ्य, V देके M पूछ लेगा, M देके V पूछ लेगा, या V देके N पूछ लेगा, N देके V पूछ लेगा। या फिर इसमें क्या परसेंटेज स्ट्रेंथ वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, परसेंटेज W/V देके ओनली V पूछ लेगा, ओनली V देके परसेंट W/V पूछ लेगा। कैसे करना है, क्या करना है, समझ में आ गया। ये अपने किसकी बात की बेटा, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 के डिकम्पोजिशन की, क्लियर। चलो बेटा अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे स्टाइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। अब वापस अपने मोल पर आते हैं। ये तो मैंने मोल कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन जो चैप्टर है उसमें कंप्लीट जो कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस करते हैं वो सारे मैंने बता दिए हैं, कैसे करना क्या करना। इनको अच्छे से रिवाइज करना और क्वेश्चन बैंक में जो जो कंसंट्रेशन टर्म के क्वेश्चन है वो ट्राई करना बेटा, अप्लाई करना, क्लियर। चलो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे वापस मोल का अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या, स्टाइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की स्टाइकियोमेट्री या रस समीकरण मिति, वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्लियर। और आज आपकी ऑर्गेनिक की क्लास नहीं होगी बेटा, तो बस इतनी आज की क्लास होगी, ठीक है। मीटिंग को इसका स्क्रीनशॉट लेके मीटिंग को एंड करो और पढ़ाई स्टार्ट कर दो बेटा, थोड़ी देर रेस्ट करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देना, क्या करना है क्या करना, ओके। बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। आज की क्लास इतनी होगी, ऑर्गेनिक की नहीं होगी बेटा, ओके बाय। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट खत्म करो इसे।